बात करते हैं पीवीआर आइनॉक्स के दूसरे क्वार्टर के नंबर्स शानदार रहे हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। इस दौरान कंपनी को 82 करोड़ घाटे के मुकाबले 166 करोड़ का मुनाफा हुआ है। साथ ही मार्जिन में भी सुधार रहा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी अजय बिजली और सीएफओ नितिन सूद। और आप दोनों को गुड आफ्टरनून। एक क्वार्टर जिसमें पहले तो गदर 2 ने रिकॉर्ड तोड़ा और उसके तुरंत बाद जवान ने आके फिर वापस रिकॉर्ड तोड़ा, तो दो बैक टू बैक ऑल टाइम हाईएस्ट ब्लॉकबस्टर्स। ये तो बिल्कुल आपके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट क्वार्टर रहा होगा किसी भी मामले से देखा जाए तो। बिजली जी। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वार्टर था। और ये दो दो पिक्चरें जो आपने बोली हैं, ये तो बहुत अच्छा इन्होंने किया ही, बट अदरवाइज इंग्लिश मूवीज भी थी जिन्होंने बहुत अच्छा किया। ओपनहाइमर, मिशन इम्पॉसिबल, देन वी आल्सो हैड सम स्मॉल मूवीज जो भी 100 करोड़ क्रॉस कर गई, जैसे ओ माई गॉड 2, फुकरे, और ड्रीम गर्ल 2, रॉकी रानी। तो जो प्री कोविड होता था कि बड़ी पिक्चर भी चलती थी, छोटी पिक्चर भी चलती थी, हर तरह की मूवी चलती थी। तमिल मूवी जेलर आई, वो भी चली, तेलुगु मूवी, मराठी मूवी, पंजाबी मूवी। तो आई थिंक हमें ये देखने को मिला कि ये जो एक तरीका है एंटरटेनमेंट का, टू गो आउट एंड वॉच द मूवीज ऑन द बिग स्क्रीन, दिस इज हेयर टू स्टे। ये जो डिबेट चल रही थी कि भाई सिनेमा लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मेरे ख्याल में वो डिबेट अब खत्म हो गई है, बिकॉज हर तरह की मूवी इस क्वार्टर में चली है और वो बहुत हार्टनिंग है और वो बहुत ही एक अच्छी चीज हुई है एग्जीबिशन सेक्टर के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अजय जी। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैं मतलब ओपनहाइमर की टिकट ढूंढता रह गया, मिली नहीं मुझे, क्योंकि वो मैं आईमैक्स में देखना चाह रहा था और आपने 2,500 से कम में बेची नहीं वो टिकट, एंड तक आपने वही प्राइस रखा। तो एक ये भी मतलब एक जो मिसकंसेप्शन था कि हाई टिकट नहीं बिकते इंडिया में, वो भी शायद इस बार क्लियर हो गया। नहीं, मतलब आईमैक्स के फॉर्मेट पे आई थी, और लेकिन इससे इससे कम भी थी। आपने शायद ठीक तरह देखा नहीं, इससे कम भी नहीं, थी। मुंबई में तो नहीं दिखी मुझे। और जो मैं पीवी ये अपना इसमें जुहू में और फिनिक्स दोनों में देख रहा था मैं, उसमें तो मुझे दिखी नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मतलब इंडियन ऑडियंस रेडी है 2,000 2,500 की टिकट प्राइस लेने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके बॉटम लाइन में ट्रांसलेट होगी। एक्चुअली इंडियन ऑडियंस बहुत डिस्पैरेट है, हेट्रोजेनस मार्केट है। हर प्राइस पॉइंट पे लोग, कस्टमर्स मूवी देखना चाहते हैं, और इसीलिए हमने जो अपना पोर्टफोलियो 1700 स्क्रीन्स का बनाया है, उसमें सिर्फ 13% स्क्रीन्स प्रीमियम है। बाकी सारी स्क्रीन्स प्रीमियम नहीं है। तभी अगर हमारा आप एवरेज टिकट प्राइस देखो, वो 276 है। ऑफ कोर्स इट हैज गॉन अप फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, इट वाज 221, इट्स 276। सो अभी भी आपने एक एक्सेप्शनल मूवी और एक एक्सेप्शनल फॉर्मेट की बात करी है, बट जनरली स्पीकिंग हमारी सारी टिकट्स अफोर्डेबल हैं, और इसीलिए विद द ग्रेस ऑफ गॉड 4.8 करोड़ पीपल केम इन द लास्ट क्वार्टर। तो हम काफ़ी केयरफुल हैं, वी आर वेरी कॉन्शियस कि हमारा टिकट प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि हम जो अपना सर्किट है उसको सही ऑक्यूपेंसी पे चला सकें। मिस्टर सूद, मिस्टर बिजली, गुड आफ्टरनून। सूद साहब, अगर एक अंदाजा दे सके, फिर इतनी बढ़िया फिल्में आई हैं, ऑक्यूपेंसी में कितना इजाफा देखने को मिला है, एवरेज टिकट प्राइस कितना इंप्रूव हो पाया है, और किस ट्रैजेक्टरी में जाएगा थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में? नितिन, वुड यू लाइक टू आंसर दैट प्लीज? अगर आप ये देखें, इस क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू लगभग 2,000 करोड़ है। अगर पिछले साल Q2 से कंपेयर करें तो लगभग दुगना है लास्ट ईयर से। ऑब्वियसली फिल्मों का काफी रोल है ओवरऑल बॉक्स ऑफिस और रेवेन्यू में। हमारे टिकट प्राइस में इस क्वार्टर में रफली 25% की ग्रोथ दिखी है अगर Q2 से देखें, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी फिल्में थी। पहले 6 महीने में देखें तो एवरेज 13% इजाफा हुआ है टिकट प्राइस में, काफी स्ट्रांग है। सिमिलरली F&B रेवेन्यू में भी एवरेज स्पेंड पर पर्सन जो हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कस्टमर स्पेंडिंग में 15% की ग्रोथ दिखी है इस क्वार्टर में, जो भी काफी स्ट्रांग है। और मुझे लगता है ये मोमेंटम रहेगा। ये क्वार्टर डेफिनेटली थोड़ा एक्सेप्शनल था, बट जो हमने पहले हाफ ऑफ द ईयर में देखा है, काफी बड़ी फिल्में हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो ये मोमेंटम सस्टेन करेगा। और आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी अगर आप पिछले साल से देखें Q3 और Q4 में भी। सूद साहब, लास्ट 2 क्वार्टर्स में जब आपसे इंटरेक्शन हो रहा था तो हमने बहुत बात इस बात पे भी की थी कि
पॉपकॉर्न के प्राइसेस, फूड आइटम के प्राइसेस आप क्यों रेशनलाइज नहीं करते? अब आपने कम से कम वीकडेज में तो हमारी बात सुन ली है ना? वीकडेज में आपने बहुत एफर्ट किया है सर, और स्पेशली जो वो 699 का आप पैकेज लेके आए हैं वीकडेज के लिए, यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा है थोड़ा ही जानना चाहेंगे। और ये बताइएगा कि जिसका बॉस वीकडेज में अलाउ ना करे वो क्या करे, उसके लिए वीकेंड पे क्या रखा है आपने? जैसे मैंने आपको बोला कि अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं और डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे कस्टमर्स आते हैं पिक्चर देखने, और अलग अलग तरह के हमने फॉर्मेट रखे हैं। ये जो स्कीम है ये सिर्फ मंडे टू थर्सडे के लिए रखी है, आपके लिए नहीं रखी, बिकॉज आप बहुत काम करते हैं वीकडेज पे। तो ये स्कीम है उन लोगों के लिए जो मंडे टू थर्सडे जिनके पास टाइम है, लेकिन वो उनको प्राइस पॉइंट ज़्यादा लग रहा था, और इससे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आया है। एक्चुअली अभी 2 दिन ही हुए हैं, मंडे को हमने लॉन्च किया था, आज हम थर्सडे है, और सोशल मीडिया वगैरह मार्केटिंग में अभी हमारी शुरू हुई है, बट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो जो हम चाहते थे इसके लिए रिस्पॉन्स उससे बेटर ही है, और ये एक्सपेरिमेंट्स है जो हम हमेशा करते रहेंगे। हमने F&B में भी एक्सपेरिमेंट किया था 99 रुपीज़ का, वो बहुत अच्छा चला। उसमें हमारे F&B स्पेंड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। इनफैक्ट हमारे F&B स्पेंड्स 118 रुपीज़ थे लास्ट क्वार्टर, वो 15% से बढ़ के 136% आए हैं। और इस तरीके से जो हमने अभी भी किया है, हमने वी डोंट वांट आवर ATP एवरेज टिकट प्राइस टू कम डाउन, बट गेट मोर पीपल इनटू द सिनेमाज फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। नहीं, वीडियो तो खैर वीकडेज पे नहीं, वीकेंड पे भी बहुत काम करते हैं बिजली जी। वो तो इस लास्ट वीकेंड पे भी काफी काम कर रहे थे। चलो आपके लिए स्कीम पक्का लेकर आएंगे। हाँ, तो खैर हमारी तो स्कीम हमको जरूरत है खैर। अच्छा, मुझे एक शिकायत है मुझे अब आपसे कि मैं मतलब ठीक है 1200 रुपये की टिकट भी दूँ, सब कुछ करूँ, उसके बाद भी इतने सारे एड्स क्यों आते हैं? अजय जी थोड़ा ऐड कम करिए फिर। Actually, advertising income is a very important part of our revenue as well. तीन चीजें हैं जिससे हमारा बिजनेस चलता है: टिकट प्राइस, टिकट इनकम which is film income basically, then F&B and advertising. But इतना around 18 minutes तक का advertising time, 18 to 20 minutes का advertising time हम रखते हैं, और वो blockbusters में आता है। तो I think that is very much part of our this thing. But definitely आपका point मैंने नोट कर लिया है कि इसकी तरफ मैं जरूर देखूंगा, लेकिन आप फिर मुझे अगले क्वार्टर में ये ना कहना कि आपके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कम क्यों है। बिल्कुल, लुक लाइक अ बिजनेसमैन। बिल्कुल। अच्छा अजय जी एक और बात पूछना अजय जी, अब आते हैं और कुछ कोर इश्यूज पे। आई मीन ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड थोड़ा सा आपको जो रेंटल बेनिफिट्स मिले थे, जो नेगोशिएशंस थी, वो तो मेरे ख्याल से अब चली गई होंगी सारी की सारी। अब जब बिजनेस बैक टू नॉर्मल है, ऑक्यूपेंसी अच्छी है, प्राइसिंग स्ट्रांग है, और अब अपने एक्सपेंशन प्लान्स पे आप कैसे लौट रहे हैं अगले 6 महीने के लिए, साल भर के लिए? जरा रोड मैप जो है आपका थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करिए आप। एक्चुअली अगर आप देखें मर्जर के बाद विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव 1702 स्क्रीन्स नाउ, एंड तो अभी भी हमें लगता है कि एक्सपेंशन अबाउट 160 स्क्रीन्स खोल रहे हैं हम इस साल, लेकिन बहुत केयरफुल हैं कि कहाँ पर ये स्क्रीन्स खोल रहे हैं। जैसे साउथ के अंदर मूवी कंजम्पशन की हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमारा साउथ की तरफ काफ़ी फोकस है, और ईच एंड एवरी स्क्रीन जो हम खोलेंगे, पहले भी देखते थे पर अब हम ज़्यादा देख रहे हैं कि इसके अंदर डेवलपर अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छी है, सिटी के अंदर अभी भी एक पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे मल्टीप्लेक्स बनाने की, रेंट ठीक है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है, और हमारा 4 to 5 ईयर में पे बैक आ जाए, तो हमारा कम से कम वहाँ पर 20% to 25% EBITDA मार्जिन होना चाहिए प्रॉपर्टी लेवल पे। तो वी आर नाउ वेरी केयरफुल कि कहाँ पर कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है। मैड रश अबाउट स्क्रीन काउंट इज नो लॉन्गर हमारा क्राइटेरिया नहीं है। एवरी स्क्रीन दैट वी बिल्ड शुड बी प्रॉफिटेबल, एंड एवरी स्क्रीन शुड बी इन अ कैचमेंट जहाँ पर मूवी कंजम्पशन हैबिट ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से हमारी अबाउट 160 ऑड स्क्रीन्स इस साल खुल रही हैं, जिसमें से हम 50-60 स्क्रीन बंद भी कर रहे हैं पुरानी, जिसमें लीज पीरियड्स खत्म हो गए हैं, पर हर साल हमारा ये 100 to 150 स्क्रीन्स का एक्सपेंशन प्लान रहेगा उन्हीं कैचमेंट्स में जहां पर पोटेंशियल अभी भी है स्क्रीन्स का। मिस्टर सूद, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि थर्ड क्वार्टर के लिए किस तरह के फीलर्स मिल रहे हैं, ये कितना बेहतर हो सकता है अब यहाँ से आगे, कंसिडरिंग वर्ल्ड कप भी इसके बीचों बीच आ गया है। ऑफ कोर्स आप लोग वहां पर बड़ी स्क्रीन पर मौका दे रहे हैं लोगों को मैचेस देखने का, लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है क्या?
अगर आप ओवरऑल Q3 का रिलीज कैलेंडर देखें तो क्वाइट डिसेंट है। आज काफी बड़ी फिल्म रिलीज हुई है साउथ में, लियो, जो काफी सारे सिनेमा हॉल तमिलनाडु में हाउसफुल चल का बोर्ड लगा चुके हैं इस वीकेंड के लिए। सिमिलरली इस दशहरा वीकेंड पे हर एक लैंग्वेज में बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। हिंदी में गणपत रिलीज हो रही है, बंगाली में फिल्में रिलीज हो रही हैं और पंजाबी मूवीज भी काफी रिलीज हैं। तो फिल्म रिलीज स्लेट काफी अच्छा है। दिसंबर काफी बड़ा महीना होने वाला है अगस्त की तरह, जहां पे बैक टू बैक फिल्में हैं, हर हफ्ते 1 से 2 फिल्मों की रिलीज है। तो मुझे लगता है Q3 क्वाइट डिसेंट होगा अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से। आई थिंक ये क्वार्टर डेफिनेटली काफी एक्सेप्शनल था, तो उसको रिपीट करना शायद मुश्किल होगा Q3 में। बट Q3 स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो काफी अच्छा क्वार्टर होगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अजय जी, एक्चुअली आपके लिए पर्सनली तो आपको काफ़ी खुशी हो रही होगी कि पंजाबी सिनेमा भी इतना प्रोग्रेस कर रहा है। नहीं नहीं, मतलब मेरे को तो आई एम एग्नोस्टिक टू कौन सा सिनेमा चल रहा है, तभी मैं इंडिया में हूँ। पिक्चर चलनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, तो तभी हमने ओवरऑल बनाया। बट मुझे कोई एक लैंग्वेज से इतना कोई लगाव नहीं मुझे सिर्फ लगाव है पिक्चर चलनी चाहिए। मैं पता है किस लिए ये बात कह रहा हूँ। मैं अब दोबारा नहीं कहूँगा वैसे बिजली जी को ये बात कहने के लिए। जब कोविड टाइम पे मैंने इनका इंटरव्यू किया था, तब मैं CNBC TV 18 में था। तो इन्होंने एक जो वो गुरबानी है वो उसको रिसाइट किया था। बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। मतलब वो मुझे याद है अच्छे से उसका, वो उनको याद होगा। खैर एक मैं वो जिनको देखना वो YouTube पे जाके देख सकते हैं, मैं उस दोबारा नहीं आऊँगा उस पर। लेकिन अजय जी, मैं एक लास्ट बिजनेस सवाल आपसे पूछूंगा। कोई आगे जाकर ये, क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट मोनोपोली बनते जा रहे हैं इस बिजनेस में, अब आपके पास बार्गेनिंग पावर बेटर है क्या? एक 5-6 साल पहले एक इशू हुआ था बिटवीन मल्टीप्लेक्सेस और जो कंपनियां फिल्में बनाती हैं उनको लेकर, कि रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर, कि कितना मल्टीप्लेक्सेस को आए और कितना उन कंपनियों को जाए। इसको लेकर आगे अब कुछ और स्कोप है या वो मामला अब सेटल हो चुका है फॉर वंस एंड फॉर ऑल? एक्चुअली जब ये सेटल हुआ था तो बहुत अच्छी तरीके से सेटल हुआ था, काफी लॉन्ग टर्म, ताकि स्टेबिलिटी रहे बोथ फिल्म प्रोड्यूसर्स में और एग्जिबिटर्स में। बिकॉज हमारा काफी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, हमको एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है, तो बहुत अच्छी सेटलमेंट हुई थी। उसको टच करने का कोई भी हमारा प्लान नहीं है और उसका फायदा भी नहीं है। बिकॉज जब कोविड हुआ था तो सारी इंडस्ट्री सफ़र करी थी, सिर्फ एग्जीबिशन नहीं, और फिल्म इंडस्ट्री भी, तो उसको टच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और थोड़े बहुत ही चीज़ें हैं, जैसे विंडोज़ थी, गैप बिटवीन थिएट्रिकल रिलीज और OTT रिलीज, वो कम हो गया था कोविड में, वो दोबारा 8 वीक्स पे आ गया। तो कोई भी पिक्चर अगर सिनेमा पे आती है वो 8 हफ्ते के लिए चलेगी, तभी वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगी। इस तरह की छोटे मोटे हमारे जो नेगोशिएशन चलते रहते हैं, और वो काफ़ी हमारे को सक्सेस मिल रहा है उसके अंदर। बिकॉज छोटी पिक्चर भी बहुत चली हैं पिछले साल। तो फिल्म फ्रेटर्निटी ने ये देख लिया है कि अगर पिक्चर चाहे 15-20 करोड़ की भी हो, वो भी 300-400 करोड़ बिजनेस कर सकती है अगर उसको हम अनफेटर्ड अनरिस्ट्रिक्टेड रन दें। तो वो भी खत्म हो गया। पर जो बड़ा इशू है फिल्म हायर का, उसको हमारा कोई प्लान नहीं है टच करने को। अजय बिजली साहब, नितिन सूद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस, एक बहुत ही सॉलिड Q2 आप लोगों ने डिलीवर किया। अब उम्मीद यही है कि ये रन रेट आगे जारी रहे और क्वालिटी सिनेमा हमें देखने को आगे मिले। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर